हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोभा मैम और स्वागत है आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में अबाउट वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो सारे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हर साल जून 20 को सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्वेश्चन आती है कि क्यों रेफ्यूजी डे सेलिब्रेट करने की जरूरत है। सो दिस डे इज डेडिकेटेड टू रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन ऑफ रेफ्यूजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो रेफ्यूजीज की जो कंडीशन है, उनके सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए और उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि द वर्ल्ड इज विटनेसिंग the highest level of displacement on record. An unprecedented 70.8 million people around the world have been forced from home by conflict and persecution at the end of 2018. और इस 70.8 मिलियन पीपल में 30 मिलियन पीपल रिफ्यूजीज जो है, उनमें से हाफ जो है उनकी एज जो है 18 से भी कम है। कई सारे बच्चे हैं जिनको घर नहीं मिलता है, घर छोड़कर निकलना पड़ता है, तो इन सभी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग होती है। कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिन्हें हम बाद में भी डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ रेफ्यूजीज के अलावा कुछ ऐसे भी देयर आर मिलियंस ऑफ स्टेटलेस पीपल, ये ऐसे लोग हैं जिनके अपने स्टेट नहीं है, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। सो दे आर नोन एज स्टेटलेस पीपल who have been denied a nationality and access to basic rights जैसे कि education, healthcare, employment and freedom of movement. These are basic rights which a person needs for the development. तो डेवलपमेंट के लिए, पर्सन्स के डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए इन सारे बेसिक राइट्स की जरूरत होती है। लेकिन एक स्टेटलेस पीपल होने की वजह से जो है इन लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिलती है, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, और लाइफ जो है पूरी थ्रेटनिंग होती है, और लाइफ जो है प्रिकैरियस कंडीशन में इनको जीना पड़ता है। नाउ वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ये कब से स्टार्ट किया गया? तो ऑन December 4, 2000 द UN जनरल असेंबली इन रेजोल्यूशन 5576। तो इस रेजोल्यूशन को याद रखिएगा कि कौन सा रेजोल्यूशन में इसे पास किया गया। तो UN जनरल असेंबली इन रेजोल्यूशन 5576 इट वाज डिसाइडेड दैट फ्रॉम दैट ईयर June 20 would be celebrated as World Refugee Day। यानी 2001 से जो है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे का सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है। एंड इन दिस रेजोल्यूशन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली नोटेड दैट 2001 marked the 50th anniversary of the 1951 convention relating to the status of refugee। 1951 कन्वेंशन का 50th ईयर्स हो रहा था, और इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए जो है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे स्टार्ट किया गया। हर साल 20 जून को सेलिब्रेट करने की बात कही गई। और ये 1951 का कन्वेंशन विच इज एक्चुअली रिलेटेड विद व्हाट, इट इज रिलेटेड विद द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में रेफ्यूजीज के स्टेटस से रिलेटेड है। नाउ वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2020 का थीम क्या है? सो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2020 का थीम है एवरी एक्शन काउंट्स, ऑल लाइव्स मैटर। हर एक्शन को काउंट किया जा सकता है एंड हर लाइफ मैटर करती है, क्योंकि यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दिस ईयर द COVID-19 पैंडेमिक पोजेस एन एडिशनल थ्रेट्स टू रेफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस्ड who are amongst the most vulnerable। भाई जो स्टेट में है, जो अपने कंट्री में है, उनको देखने के लिए तो उनके गवर्नमेंट है इस COVID-19 से लड़ने के लिए, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल जिनका अपना कोई स्टेट नहीं है, स्टेटलेस पीपल हो गए, रेफ्यूजीज हो गए, जिन्हें अपने देश को छोड़ करके किसी न किसी रीजन से भागकर इलीगली दूसरे देशों में रहना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज कौन लेगा? तो इसलिए यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ही रिसेंट कॉल्ड ऑन गवर्नमेंट्स टू इंश्योर दैट, उन्होंने कहा कि सारे गवर्नमेंट को ये इंश्योर करने के लिए दैट दीज रेफ्यूजीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन ऑल रेस्पॉन्सेस एंड रिकवरी एफर्ट्स, क्योंकि भाई वो भी लाइफ है और उनके राइट्स को बचाना, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलना, ये भी हम सभी की जिम्मेदारी है, सारे वर्ल्ड के गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ना कि हम उसको इस COVID-19 पैंडेमिक में उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए मरने के लिए। तो ऐसा नहीं कर सकते, मानवता के नाते भी ये गलत है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है।
नाउ अब बात आती है कि कितने तरह के ये जो टाइप्स ऑफ फोर्सिबली डिस्प्लेस पीपल होते हैं। फोर्सिबली डिस्प्लेस पीपल मतलब जिनको मजबूर किया जाता है या फिर किसी न किसी वजह से वो मजबूर होते हैं जिस कंट्री में वो रहते हैं उसे छोड़कर जाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू यूएन के हिसाब से देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फोर्सिबली डिस्प्लेस पीपल। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है रेफ्यूजी, सेकेंड आ गया आपका इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन्स, and the third is stateless person and fourth is returnees। अब हम इसे डिटेल में जानेंगे कि रेफ्यूजीज कौन है, who are known as internally displaced people, stateless persons and returnees कौन है। तो now who are known as refugees, इसे हम रेफ्यूजीज के नाम से जानते हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। तो रेफ्यूजीज का डेफिनेशन यूनाइटेड नेशन 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन में क्या दिया गया और उसके हिसाब से हम किसे रेफ्यूजी कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द UN 1951 Refugee Convention, friends, a refugee is someone who fled his or her home and country owing to a well-founded fear of persecution because of his or her race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion। तो यूनाइटेड नेशन 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन के हिसाब से वो सारे लोग रेफ्यूजी कहलाते हैं जिन्हें किसी न किसी वजह से अपने देश को छोड़ना पड़ता है और वो वजह है उनका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी रंग भेद नीति, कलर की बेसिस पे रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन या फिर रिलीजन के नाते डिस्क्रिमिनेशन, उनके नेशनलिटी हो सकता है वो कहीं दूसरे जगह से आकर बसे उस कंट्री में और उनके नेशनलिटी को लेकर जो है उनके साथ डिफरेंसेस किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें देश से निकाला जा रहा है, उनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही। तो ऐसे कंडीशन में जो लोग उस देश को छोड़कर भागते हैं और जाकर किसी दूसरे जगह पे बसते हैं या इलीगली किसी दूसरे देश के अपने ही नेबरिंग बाउंड्रीज को क्रॉस कर दूसरे देशों में पहुंच जाते हैं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है रेफ्यूजी। और ऐसे लोगों में वो लोग भी शामिल होते हैं जो कई बार पॉलिटिकल ओपिनियन देते हैं अपने रिसेंट कंटेम्पररी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में और गवर्नमेंट भी उन्हें टारगेट कर लेती है, तो ऐसे लोगों को रेफ्यूजीज कहा जाता है। एंड मेनी रेफ्यूजीज आर इन एक्साइल to escape the effects of what natural and human made disaster। तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग रेफ्यूजी बनते हैं वो किसी न किसी नेचुरल या फिर ह्यूमन मेड डिजास्टर्स की वजह से भी उन्हें अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर इलीगली शिफ्ट होना पड़ता है, भागना पड़ता है अपनी जान को बचाने के लिए। जैसे कि नेचुरल डिजास्टर में आपका आ गया फ्लड, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कंटिन्यूसली फ्लड आ रहा है और वो इलाका जो है इंटरनेशनल बाउंड्री से रिलेटेड है, तो लोग इस पर्टिकुलर प्लेस को छोड़कर यहाँ डिस्प्लेस हो जाते हैं और वो उस जगह पे बिना पासपोर्ट बिना वीजा के जाकर रहने लगते हैं, तो उन्हें कहा जाता है रेफ्यूजी। और अब बात करते हैं कि ग्लोबल रेफ्यूजी पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2018। तो एट द एंड ऑफ 2018 जो एक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन ने रिलीज किया उसके हिसाब से देयर आर 25.9 मिलियन ग्लोबल रेफ्यूजी का पॉपुलेशन है 2018 के एंड तक। तो ये पॉपुलेशन ये 25.9 मिलियन पॉपुलेशन कोई कम नहीं है। इतने लोगों को घर चाहिए, इतने लोगों के लिए भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए, क्योंकि ये भी भाई ह्यूमन बीइंग्स है और एज ए ह्यूमन बीइंग दे आल्सो डिजर्व ऑल द राइट्स व्हाट द अदर पीपल डिजर्व। अब बात करते हैं हु आर नोन एज असाइलम सीकर। तो असाइलम सीकर्स के लिए फ्रेंड्स हमारे देश में अगर हम बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ जो तिब्बतन रेफ्यूजी सेंटर्स जो बना हुआ है, तो इन लोगों को असाइलम दिया गया 1959 में इंडिया में, और ये तिब्बत से आकर दलाई लामा के नेतृत्व में सारे लोग आकर भारत के हिमाचल प्रदेश में आकर बस गए। क्यों? क्योंकि चाइनीज इंटरवेंशन की वजह से। तो ऐसे लोगों को असाइलम सीकर्स कहा जाता है जो दूसरे देश में जाकर पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं या किसी न किसी रूप से शरण लेते हैं, लेकिन वो अपने देश वापस नहीं जा पाते। सो असाइलम सीकर्स से दे आर रेफ्यूजीज एंड हैव फ्लेड देयर होम्स एज रेफ्यूजीज डू। जैसे रेफ्यूजीज अपने घर को छोड़कर जाते हैं, असाइलम सीकर्स भी अपने घर को छोड़कर निकल जाते हैं, बट देयर क्लेम टू रेफ्यूजी स्टेटस इज नॉट येट डेफिनेटली इवैल्यूएटेड इन द कंट्री टू विच दे फ्लेड। अब बात करते हैं इंटरनली डिस्प्लेस पीपल। तो इंटरनली से आपको समझ में आ रहा है कि इंटरनल यानी इन द सेम कंट्री, उसी कंट्री के अंदर में, यानी उसी कंट्री जिस कंट्री में वो रहते हैं उसी कंट्री में वो डिस्प्लेस होते हैं। सो देखिए इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन आर पीपल हु हैव नॉट क्रॉस्ड इंटरनेशनल बॉर्डर। जब हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं
तब उन्हें हम क्या कहते हैं, जब कोई भी व्यक्ति इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करता है तब हम उसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने वाले को हम कहते हैं रेफ्यूजीज। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने ही कंट्रीज में डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपने मेन ओरिजिन वाले रीजन पे, यानी जिस जगह पे उनकी ओरिजिन हुई है या फिर उनका बर्थ हुआ है, लोग उस जगह से जो है डिस्प्लेस हो जाते हैं अपने ही कंट्री के अंदर किसी दूसरे प्लेसेस में। इंटरनली डिस्प्लेस पीपल्स आर पीपल हु हैव नॉट क्रॉस्ड एन इंटरनेशनल बॉर्डर, जिन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया but have moved to a different region than the one they call home within their own country, यानी अपने उस own country पे जिसे वो अपना घर कहते हैं, लेकिन उस जगह से वो दूसरी जगह डिस्प्लेस हो गए हैं और उनकी अपनी आइडेंटिटी कार्ड नहीं बनती है और अब उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, तब ऐसे लोगों को इंटरनली डिस्प्लेस पीपल कहते हैं। जैसे कि हमारे ही देश में आप एग्जाम्पल्स के तौर पर ले लीजिए, इंडिया में कितनी ज़्यादा माइग्रेंट्स वर्कर्स है जो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, किसी एक स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, यूपी से मुंबई महाराष्ट्र चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो बसते हैं। लेकिन कई बार वहाँ पर उनकी अपनी परमानेंट जो है लोकेशन नहीं होती है, उनकी कोई अपनी मेन आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर वोटर आईडी कार्ड बनाने में प्रॉब्लम होता है, राशन कार्ड बनाने में प्रॉब्लम होता है। इन सब की वजह से उनका नाम जो है इन सारे लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता है और वो बेसिक राइट से डिनाई हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों में पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है देयर आर 50.8 मिलियन पीपल आर देयर एज द एंड ऑफ 2019। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो अपने ही कंट्री में डिस्प्लेस्ड है और इनमें से 45.7 मिलियन पीपल डिस्प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और ऐसे लोग, कई ऐसे लोग हैं जो 45.7 मिलियन पीपल जो अपने पर्टिकुलर प्लेस में, प्लेस ऑफ ओरिजिन या फिर प्लेस ऑफ बर्थ में कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से उन्हें उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर जाकर बसना पड़ता है, या तो कई लोग डिजास्टर की वजह से भी डिस्प्लेस होते हैं। उनमें से 5.1 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो डिजास्टर की वजह से अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं इन लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा, हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज पीपल। तो भाई इस पीपल्स के लिए, इन लोगों के लिए तो पूरे वर्ल्ड रेस्पॉन्सिबल है। अब वो अर्थ को छोड़कर तो दूसरी जगह तो जा नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेटलेस पर्सन की। अब स्टेटलेस पर्सन कौन है, अब बात करते हैं जैसे कि अभी रोहिंग्या को लेकर कितना प्रॉब्लम हो रहा था, वो कहाँ जाएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन लेंगे। तो स्टेटलेस पर्सन, अब वो सारे ऐसे पर्सन जिसकी अपनी रिकॉग्नाइज नेशनलिटी नहीं होती, क्या ऐसे रेफ्यूजीज होते हैं जो वार की वजह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं, तो उनकी अपनी रिकॉग्नाइज नेशनलिटी होती है। लेकिन स्टेटलेस पर्सन उन सारे लोगों को कहते हैं जिनकी अपनी रिकॉग्नाइज नेशनलिटी नहीं होती है एंड दे डू नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री, और ऐसा कंडीशन आ जाता है कि वो किसी कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं। तो भाई हम ऐसे लोगों को हम स्टेटलेस पर्सन कब कहेंगे किसी भी व्यक्ति को। तो यूजुअली जब ऐसे लोग जो है किसी न किसी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं अपने देश में, जिस पर्टिकुलर प्लेस में वो रहते हैं, तो उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ता है। और डिस्क्रिमिनेशन कई तरह का होता है, मैंने अभी डिस्कस किया, जैसे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद नीति, कलर के बीच में, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, ये सभी कोई जानते हैं कि किस तरह का एकदम बिग डिफरेंसेस है, व्हाइट डोमिनेट ब्लैक्स। इसके अलावा रिलीजियस बेसिस डिस्क्रिमिनेशन, ये कौन नहीं जानता है, एवरीबडी नोज अबाउट द रिलीजियस बेसिस डिस्क्रिमिनेशन। किस तरह को लोगों को पर्टिकुलर रिलीजियंस के आइडेंटिफाई करके उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उन्हें मजबूर किया जाता है अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसने के लिए, घरों को छोड़कर जाने के लिए। तो ऐसे जब डिस्क्रिमिनेशन होती है तब ऐसे लोगों का अपना कोई स्टेट नहीं होता है और उनके पास उनकी सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं होती है। और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन। लेकिन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से दे आर अनेबल टू एक्सेस सर्टेन इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट सर्विसेज, उन्हें कई सारे इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं मिलती है। तो अब ये कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट सर्विसेज है जिनकी जरूरत हर व्यक्ति को होती है, तो उनमें से है हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एवरीबडी नीड्स दिस, एजुकेशन फैसिलिटीज, और साथ ही साथ भाई इम्पॉर्टेंट है खाने के लिए, जीने के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए। एम्प्लॉयमेंट होगा तभी तो उनके पास घर होगा रहने के लिए और खाने के लिए।
खाना होगा, फूड्स होंगे और क्लोथ्स होंगे। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हर व्यक्ति को पड़ती है, जिसके बिना वो नहीं चल सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ उनके पास इसलिए अवेलेबल नहीं हो पाते, बच्चों को स्कूल में नहीं एडमिट कर पाते क्योंकि उनके पास सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं हो पाता है और अच्छे से अच्छे बच्चे लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से पिछड़े रह जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं रिटर्नीज की। अब ये रिटर्नीज कौन है? So they are former refugees who return to their own country or region after time in exile. So they need continuous support and reintegration support to ensure that they can rebuild their lives at home. कई ऐसे लोग जो किसी वजह से, वार की वजह से या फिर किसी पर्टिकुलर डिजास्टर की वजह से अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो रिटर्न आते हैं तो उनको भी उनके देश का सपोर्ट चाहिए, उन्हें भी रीइंटीग्रेट करने की ज़रूरत है सोसाइटी पे, ताकि वो अपने लाइफ को बिल्ड कर पाए, रीबिल्ड कर पाए और अपने घर को बसा पाए, अपने बच्चों को पढ़ा पाए और उनका भी सोशल स्टेटस अच्छा हो, उन्हें भी सिक्योरिटी मिले, ना कि वो स्कैर्सिटी का शिकार होते चले जाए और परसिक्यूशन का शिकार होते चले जाए। अब बात करते हैं यूएन एक्शन ऑन 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन एंड इट्स 1967 प्रोटोकॉल। तो ये यूएन एक्शन 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन और इसका 1967 का प्रोटोकॉल क्या है? सो द 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन and its 1967 protocol help to protect refugees. Obviously अभी हमने जितने तरह के refugees के बारे में बात की है, stateless person के बारे में बात किया हमने we also discussed about the asylum seekers, so about the protection of these people. So there is an international law which protect all these people who are known as refugees. So the 1951 convention contains a number of rights and also highlight the obligations of refugees towards their host countries की refugees के obligation उनके host country की तरफ कैसा होना चाहिए और refugees को कौन कौन से right मिलने चाहिए। और इनमें सबसे important cornerstone है of the 1951 convention is the principle of non-refoulement। अब ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट क्या है? सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम सभी को जानकर रखना बहुत जरूरी है। व्हाट इज दिस नॉन रिफॉल्वमेंट? सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ रेफ्यूजी शुड नॉट बी रिटर्न टू अ कंट्री। एक रेफ्यूजी को उनके देश में वापस नहीं भेजा जाएगा वेयर ही और शी फेसेस सीरियस थ्रेट टू हिज और हर लाइफ और फ्रीडम। जहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है ड्यू टू देयर रेस, ड्यू टू देयर रिलीजन, तो उन्हें जिस कंट्री पे वो जाकर शरण लिए हैं उन्हें जबरदस्ती वापस नहीं भेजा जाना है उनके फर्स्ट कंट्री पे, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ पर उनके लिए सीरियस थ्रेट्स है उनके लाइफ के ऊपर, उनके फ्रीडम के ऊपर, तो उन्हें जबरदस्ती फोर्सफुली वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। तो ये है द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट एंड दिस प्रोटेक्शन। लेकिन इस प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस प्रोटेक्शन इज दैट ये उन पर लागू नहीं करता है दोज पीपल दोज हु आर डेंजर टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। भाई अब वो सारे लोग जो अपने ही देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो उन्हें, उनके लिए लागू नहीं करता है, उन्हें तो जबरदस्ती भेजा जाता ही है उस देश में। अगर मान लो वो किसी दूसरे देश में जाकर बसे हैं और उन्हें अरेस्ट करके उन्हें वापस उनके होस्ट कंट्री में भेजा जाता है, जहाँ के लिए वो, जहाँ के सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, जहाँ पर उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, उन्होंने सीरियस क्राइम किया है, आर कंसीडर्ड अ डेंजर टू द कम्युनिटी। और ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाना जरूरी है। ऐसे लोगों के लिए प्रोटेक्शन नहीं बल्कि इनको जेल में भेजना जरूरी होता है। Now the rights contained in the 1951 convention include, तो 1951 की convention में कौन कौन से rights include किए गए हैं और ये राइट कितने इम्पॉर्टेंट है उन सभी रेफ्यूजीज के लिए जो बेचारे कितने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को जीते, घर छोड़कर आए हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में इन्हें भी तो भाई राइट्स चाहिए, इन्हें भी तो जीने का अधिकार चाहिए। इनके बच्चों का क्या, वो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें लेकर ये अपने घर को छोड़कर भागते हैं, उनके सिक्योरिटी का क्या, उनके एजुकेशन का क्या, उनके चाइल्डहुड का क्या,
अगर हम इन्हें प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो फिर ये कैसे सही हो सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए। सो द राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड एक्सेप्ट अंडर सर्टेन स्ट्रिक्टली डिफाइंड कंडीशन, और उन्हें एक्सेप्ट करना है सर्टेन स्ट्रिक्टली डिफाइंड कंडीशन। ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली डिफाइंड कंडीशन तो सभी के लिए होने चाहिए। एंड द राइट नॉट टू बी पनिश फॉर इलीगल एंट्री इनटू द टेरिटरी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, और उन्हें राइट टू वर्क मिलना चाहिए। दे नीड राइट टू हाउसिंग, दे नीड राइट टू एजुकेशन, दे ऑल्सो नीड right to public relief and assistance, and they also need the right to freedom of religion, the right to access the court, and the right to freedom of movement within the territory, and the right to be issued identity and travel documents। तो ये सारे आइडेंटिटीज उनके पास एज ए रेफ्यूजी भी होने चाहिए। एज ए रेफ्यूजी उन्हें वर्क करने का राइट मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, पब्लिक रिलीफ और असिस्टेंस मिलनी चाहिए जिस समय कोई प्रॉब्लम होता है। जैसे आज के टाइम पे कोविड-19 के टाइम पे हर गवर्नमेंट अपने अपने लोगों को प्रोटेक्शन दे रही है, उन्हें खाना दे रही है, उन्हें फूड सप्लाई कर रही है, मेडिसिन दे रही। तो ऐसे कंडीशन में व्हाट अबाउट दोज पीपल, दोज हु आर स्टेटलेस पीपल, दोज हु आर कॉल्ड रेफ्यूजीज, what about their protection, what about their life, what about their children? This is also very important during this certain period and even this type of another period. So that's why all these rights are given to them by the 1951 convention, and some basic rights include the right to be protected from refoulement, और इसके साथ साथ कुछ बेसिक राइट्स ऐसे भी इंक्लूड किए गए हैं, दैट इज द राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रिफॉलमेंट। यानी कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि रेफ्यूजीज को वापस जबरदस्ती उनके होस्ट कंट्री में भेजा जाता है जहाँ पर वॉर चल रहा है, जहाँ पर उनके लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में उनको राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रिफॉलमेंट, क्योंकि लाइफ है तो सब कुछ है, लाइफ नहीं है तो फिर कैसे चलेगा। तो इस वजह से उन्हें ये भी प्रोटेक्शन दिया जाता है। एंड अ रेफ्यूजी बिकम्स एंटाइटल्ड टू अदर राइट्स द लॉन्गर दे रिमेन इन द होस्ट कंट्री, और जितने समय अगर वो लंबे समय तक होस्ट कंट्री में रह जाते हैं तो उन्हें भी और भी अदर राइट्स मिलने चाहिए, विच इज बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन दैट द लॉन्गर दे रिमेन एज रेफ्यूजीज द मोर राइट्स दे नीड। तो फ्रेंड्स, ये था अबाउट वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, और इसे हमने डिटेल में डिस्कस किया जो कि हर किसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर इस टॉपिक को पसंद किया तो फ्रेंड्स ज़रूर इसे लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।